क्लास है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक आता है लैग्रांजियन, दूसरा आता है हैमिल्टोनियन, तीसरा आता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्लाइन प्लेन, फेज ट्रेजेक्टरी। लिखते जाओ बेटा। फेज ट्रेजेक्टरी, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर। ये है मोस्ट ऑफ टॉपिक, इनको अपने को पूरा करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स भी यही है। ये देखो एक टॉपिक तो यही है इसका। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आता है तो आपको लैग्रांजियन भी आता है, आपको हैमिल्टोनियन भी आता है। ये सब आपको आते हैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। तो पहले अपन सिंपल सिंपल काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कोई भी अपन सवाल अगर करते हैं, ठीक है, तो एक होता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी। एक क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पर अपन एक्चुअली में किसकी बात करेंगे? मास डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। और वहां पर किसकी बात करेंगे? चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी। लेमडा बराबर हो जाएगा m/l। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ बराबर मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और या इसको अपन ऐसे, अगर कोई स्मॉल एलिमेंट है तो dm बराबर लेमडा इंटू डी भी बोल सकते हैं। dm बराबर लेमडा इंटू डी बोल सकते हो आप, इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। एक होता है सरफेस मास डेंसिटी। जिसके पास में सरफेस हो, सरफेस मास डेंसिटी, तो उसको सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा बराबर मास पर यूनिट एरिया होता है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी बराबर सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। एक क्या होता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, रो बोलते हैं। रो बराबर होता है एम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डीएम बराबर कितना हो जाएगा? रो इंटू डीवी भी लिखते हैं, रो इंटू डी टाउ भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये तीन काम कर रही है। इसका मतलब आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आपको रिक्वायरमेंट है मास की, आपको रिक्वायरमेंट है डीएल की, एरिया की, वॉल्यूम की। और इस इन सबके एरिया वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, समझ में आगे मेरी बात को? ये लिख लो। लेना है, चार काम में लेना है। अरे विक्रम है। हाँ देखिए, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास भी सेब कितने टाइप की है, ठीक है। आपको
पहले पता करना है कि शेप कितने टाइप के हैं। सबसे पहले देखो रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, डिस्क होता है। उसके बाद में क्या होता है, डिस्क होता है। रिंग जानते हो, रिंग, देखो रिंग ये होता है। पहले ये छोटी छोटी बातें सीख लेना। ये देखो ये रिंग होती है। रिंग के पास में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है रिंग के पास में एरिया होता है कि सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस होता है। ये देखो बेटा, आप ऐसे पहचान जाया करो, रिंग के पास में लेमडा होता है। रिंग के पास में क्या होता है, लेमडा होता है। तो ये आर रेडियस है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, एम अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। एम अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इसके पास में लेमडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये डिस्क होती है, डिस्क हमेशा पूरी भरी हुई होती है। डिस्क हमेशा क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है। रेडियस तो नो डाउट आर ही होती है, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसके पास में क्या होता है, इसके पास सिग्मा होता है। इसके पास में क्या होगा, सिग्मा होगा। सिग्मा बराबर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये जो डिस्क होता है वो रिंग के कॉम्बिनेशन से भी बनता है, ठीक है। डिस्क क्या होता है, रिंग के कॉम्बिनेशन से भी बनता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप डिस्क बनानी है तो रिंग के कॉम्बिनेशन से कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे आप, ये देखो ऐसे। और मैंने एक छोटी सी क्या काट ली, मैंने एक स्ट्रिप काट ली, छोटी सी मैंने एक क्या काट ली, स्ट्रिप काट ली। और उस स्ट्रिप का क्लीन कर दी थी सर। है, क्लीन कर दी थी। हाँ देखिए, अब ये देखो आपका जो ये इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, ये छोटी सी एक स्ट्रिप है आपके पास में, है ना। तो इसका मास अपन क्या लिखेंगे, डीएम लिखेंगे। मास क्या लिखेंगे, डीएम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये आर रेडियस है, ये कितनी रेडियस है, आर रेडियस है, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, मोटाई बताओ, इसकी डी आर है। अब बताओ डीएम क्या लिखोगे, अब बताओ डीएम क्या लिखोगे। अब डीएम लिखोगे, अब देखो बेटा ये है मोटी डिस्क है, ये कैसी डिस्क है, मोटी डिस्क है ये। तो मोटी डिस्क का जो डीएम होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा। और अब बताओ इसका एरिया आएगा। अब इसके पास में एरिया कितना है, एक तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस है, और मोटाई कितनी है इसके पास में, डी आर। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा अभी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मुझे क्या निकालना है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। डिस्क का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है, आई बराबर कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर समेशन ऑफ एम आई और इंटू आर स्क्वायर होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है, समझ रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये डेफिनेशन होती है ना, जानते हो, ठीक है। देखा है कभी ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है, ठीक है बेटा। इधर देखो पहले, अब जैसे मुझे सपोज करो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा सवाल ये है, कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, समझ रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, मुझे डिस्क का निकालना है। तो कैसे करोगे, अब ये अपन ने एक रिंग का कॉम्बिनेशन माना है यहाँ पर, तो रिंग का कॉम्बिनेशन माना है तो अपन क्या लिखेंगे, डीएम लिखेंगे। डीएम बराबर ये क्या हो जाएगा, डीएम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा और इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये तो ये रहा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो ये छोटी सी, अब इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डी आई आएगा। डी आई बराबर डीएम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वैसे, ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, डीएम इंटू कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है। ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से आर तक हो जाएगा, ठीक है। 0 से आर तक होता है, डीएम कितना है, सिग्मा हो गया, और 2 पाई आर हो गया, और डी आर हो गया, ठीक है। और इंटू आर स्क्वायर हो गया, और 0 से आर तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इंटीग्रेट करना आता है क्या, करना आता है कि नहीं आता है, आता है नहीं इसका, कितना हो जाएगा, R4/4 हो जाएगा। और सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा का
वैल्यू पुट कर दो, आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। समझ में आ गई मेरी बात? तो करो इसको जल्दी से। अच्छा, 25 तारीख को पेपर है नेट का। जल्दी से इसको पूरा करो, कंप्लीट। आगे अगेन सर, नहीं करोगे? करो तुम, इतने ही थोड़ी ना करना होता है। अरे इसको इंटीग्रेट तो करो। ठीक है, सिग्मा इंटू टू पाई जीरो से आर और आर क्यूब, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू टू पाई, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री, आर फोर बाई फोर आ जाएगा बेटा आंसर। और जीरो टू आर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा सिग्मा टू पाई सिग्मा, और ये हो जाएगा आर फोर बाई फोर। आर कितना हो जाएगा? फोर बाई फोर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अब यहाँ पर आपका सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर दो, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये आपका हो गया टू पाई, और सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर ही दिया, आर फोर बाई फोर आ गया, तो आंसर आ गया आपका एम आर स्क्वायर बाई टू। करो जल्दी से, एम आर स्क्वायर बाई टू। एक क्या आया है? देखो एक आया है मेरे पास में रिंग, रिंग के पास लेमडा होता है, और एक मोटी डिस्क के पास में क्या होगा? सिग्मा होगा, और डिस्क के पास में भी सिग्मा होता है। अपन यहां तक आ गए। ठीक है, अब देखो, ये हर सवाल ऐसे ही होता है। अब अगर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जानते हो क्या? जानते हो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, जिस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, आरसीएम कह सकते हो। आरसीएम इक्वल टू डी एम आर डिवाइडेड बाई एम ही होता है ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी एम बराबर। अब देखो, ये सब चीजें जो होती हैं ये निकलती कहाँ से हैं? ठीक है, वो आपको देखना है। तब इन सब चीजों के लिए अपने को जो जरूरत पड़ेगी ना, ये देखो बेटा, ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। आरसीएम बराबर समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए है। अब देखो, इसके लिए आपको जरूरत होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी। तो हेडिंग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, हेडिंग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कार्टेशियन हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन किन 3 चीजों की बात करेंगे? एक एक्स की बात करेंगे, एक वाई की बात करेंगे, एक इसकी बात करेंगे, की बात करेंगे। इसके अंदर सिलेंड्रिकल में किसकी बात करेंगे? रो की बात करेंगे, फाई की बात करेंगे और जी की बात करेंगे। इसके अंदर किसकी बात करेंगे? आर थीटा एंड फाई की बात करेंगे। ठीक है। और इसी का ही एक पार्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन आर और बेसिकली थीटा की बात करते हैं। आर और थीटा की बात करते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो तीनों डिस्टेंस होती हैं। तीनों क्या होती हैं बेटा? डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस। तीनों एक्स वाई एंड जेड। इसके अंदर आर और ये जो जेड होती है ये तो डिस्टेंस होती है। ठीक है। और एक क्या होता है? फाई जो होता है ये एंगल होता है। फाई क्या होता है? एंगल होता है। इसके अंदर थीटा और फाई क्या होता है? ये तो एंगल होते हैं। और आर क्या होती है? डिस्टेंस होती है। आर क्या होता है? डिस्टेंस। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस होता है और ये क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, ये लिखो। है बेसिकली कनेक्टिविटी है ये। बेसिकली पूरा का पूरा क्या है? ये कनेक्टिविटी है एक्चुअली में है ये कार्टेशियन ही सारे के सारे, बस रिलेशन है। बस क्या है? रिलेशन है ये। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेटा? कनेक्टिविटी होता है। इसको कनेक्ट करने का एक तरीका है। अब कई बार क्या होता है, कोई कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कार्टेशियन से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उनको अपन पोलर में ले जाते हैं। ठीक है। अब कोई शेप आ गई सिलेंडर की तो सिलेंड्रिकल में चला जाएगा, स्फीयर में है तो स्फीयर में चला जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कनेक्टिविटी है। ये एक ही चीज है सारे के साथ। समझ में आई मेरी बात को? करो इनको। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन कार्टेशियन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अब इसके अंदर मैंने डिस्टेंस लिखा, एक मैंने एंगल लिखा। क्यों? मैंने एक तो देखो डिस्टेंस लिखा है, एक मैंने एंगल लिखा है। क्यों? मैंने इसलिए लिखा है कि डिस्टेंस जो है बेटा वो ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड नंबर है। कैसा मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन। अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में 2 टाइप की मोशन होती है, एक होती है ट्रांसलेशन मोशन और एक क्या होती है? रोटेशनल मोशन। अब अपन यहां जाएंगे। ठीक है। एक होता है बेटा ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, और एक क्या होता है? रोटेशनल मोशन। एक क्या होता है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन से रिलेटेड नंबर। ठीक है। और जिनको आपको वेक्टर की भाषा में क्या बोला जाता है? एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं और पोलर वेक्टर भी बोला जाता है। समझ में आ गई मेरी बात को? तो ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड नंबर कौन कौन से होते हैं? जिनका मतलब जनरलाइज मोशन है ये। ठीक है। तो यहां पर देखो, अब जैसे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो देखो v बराबर क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी होता है। ये सारे के सारे ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड नंबर है। ठीक है। एक क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एक क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एक क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AX। ये गति के समीकरण है। ये क्या है? गति के 3 समीकरण है ये। गति के तीनों समीकरण कब लगते हैं? इनके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी नहीं। v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस ए टी। अब यहाँ पर u क्या है बेटा? बोलो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पर आपको
यही सब चीजें इसमें भी लिखनी है, इसमें लिखनी आती है क्या आपको रोटेशनल मोशन में? ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे यू का काम कौन करता है बेटा? ओमेगा नोट करता है। यू का काम कौन करता है? ओमेगा नोट। इसको क्या बोला जाता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? एंगुलर बीच में लगा दो। क्या लगा दोगे? एंगुलर बीच में लगा दोगे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ये। समझ रहे हो? दूसरा देखो बेटा, पहले देख लो एक बार। ठीक है। एक हो जाएगा बेटा वी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा को क्या बोला जाता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन ए। ये होता है एक्सीलरेशन। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको अल्फा से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको किससे लिखा जाता है? अल्फा से लिखा जाता है। एस क्या है बेटा? एस क्या है बोलो? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। और अब क्या लगा दोगे आगे इधर साइड में? एंगुलर पहले लगा दो। क्या लगा दोगे? एंगुलर पहले लगा दो। ये आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, एक हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, और कोई नाम है? तीनों नाम हो गए, चारों नाम हो गए। अब हो जाएगा बेटा, अब आप इसको रिप्लेस करो। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट और प्लस कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा इंटू टी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी? आपका रोटेशनल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा बेटा? दूसरा, थीटा बराबर ओमेगा नोट टी और प्लस कितना हो जाएगा? हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा ना? ठीक है। अगला क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर और प्लस टू अल्फा इंटू थीटा बन जाएगा। ये मेरी क्या बन गई? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ठीक है, समझो। रुको रुको रुको, बैठ। हाँ, ये अपन ने पहला काम किया। अब देखो, ये अगर आप करते हो तो ये करना बहुत ही आसान हो गया ना? ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये सिंपल होते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन अगर मोशन जानते हो तो रोटेशनल मोशन को डील करना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो बेटा, और करते हैं। क्या क्या नाम जानते हो आप और बताओ? आप लीनियर मोमेंटम के बारे में जानते हो? बताओ, लीनियर मोमेंटम के बारे में जानते हो क्या? अरे लीनियर मोमेंटम के बारे में, पी बराबर एम बी। अभी सिर्फ नाम ही पूछ रहा हूँ बेटा। पी बराबर एम बी। ठीक है। एम क्या होता है? एम क्या होता है बेटा? इनर्शिया बोलते हैं। एम को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। और इसके अंदर का नाम मैंने क्या बोला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दो। मोमेंट ऑफ, घुमा करना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन के अंदर मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है बेटा। क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। आई बराबर एम आर स्क्वायर इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। आई बराबर एम आर स्क्वायर इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। अगर देखो यहाँ पर, ये देखो बेटा, पी लीनियर मोमेंटम होता है तो पी का काम एल करता है। पी का काम कौन करता है? एल, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और वी का काम कौन करता है? आई करता है। वी का काम कौन करता है? ऊपर कराया था ओमेगा, तो यहां से क्या बन गया? एल बराबर आई ओमेगा बन गया है ना? जब आप पी बराबर एम बी जानते हो तो एल बराबर आई ओमेगा भी जानते हो। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल कॉपी होता है ये। ठीक है, एम का काम इनर्शिया होएगा, पी बेटा यहाँ पर एल करता है। एल को क्या बोला जाता है? एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। आगे देखो, आगे न्यूटन सेकंड लो जानते हो क्या? बताओ, न्यूटन सेकंड लो। न्यूटन सेकंड लो क्या होता है बेटा? एफ बराबर डीपी अपॉन डी होता है। न्यूटन न्यूटन का सेकंड लो क्या होता है? एफ बराबर डीपी अपॉन डी होता है। फोर्स का काम यहाँ पर कौन करता है? फोर्स का काम टॉर्क करता है बेटा। फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। ठीक है, टॉर्क। और अभी आपको बताया कि ये क्या बन जाएगा? एल करता है। पी का काम कौन करता है? एल करता है। ठीक है। काम यहाँ पर कौन करता है? यहाँ अगर फोर्स होता है तो यहाँ क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है? फोर्स होता है तो यहाँ पर क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क। समझ रहे हो यहाँ पर?
P बराबर एम बी हो ही गया, और F बराबर dp अपॉन dt। इस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, पूरे मैकेनिक्स के अंदर तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, और ईडी के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल कॉपी होते हैं ये। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर सकते हो, P बराबर एम बी, एल बराबर आई ओमेगा, टॉर्क कर सकते हो, आर क्रॉस एफ कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो मैं पहला नंबर जो बोल रहा हूं ना, कि ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एक जनरलाइज मोशन होती है। ट्रांसलेशन मोशन एक क्या होती है, जनरलाइज मोशन होती है, वो हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो वो सारे के सारे ये वाले काम है। ठीक है, और रोटेशनल मोशन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये बना लो पहले, फिर करेंगे बात आगे। इसका मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी तो लिख रखा है। एम को तो इनर्शिया बोला जाता है, मास, मास का मतलब इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई आई से लिखते हैं बेटा। ये न्यूटन का पहला नियम होता है, इनर्शिया लो। इनर्शिया को ही बोला जाता है मास। ठीक है ना, इनर्शिया को क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है बेटा। इनर्शिया लो नहीं सुना, न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया का लो, वो यही होता है बेटा। जो मोशन के अंदर जो बाधा डाले उसको इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है ना, और इसको घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लिया क्या तुम दोनों ने। यहां तक समझ में आ गया। इनको ट्रांसलेशन मोशन को, ट्रांसलेशन मोशन से जितने भी रिलेटेड नंबर होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, पोलर वेक्टर भी बोलते हैं। वो क्या बोला जाता है बेटा, पोलर वेक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है, पोलर वेक्टर भी बोला जाता है। और रोटेशन मोशन से जितने भी नंबर, रिलेटेड नंबर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अक्सियल वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्सियल वेक्टर। लिख लो ये, पोलर वेक्टर और अक्सियल। ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड जितने भी नंबर होते हैं उनको पोलर वेक्टर बोला जाता है। ऊपर आप लिख सकते हो पोलर वेक्टर। एक होता है अक्सियल वेक्टर, एक क्या होता है, अक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैंने ऐसे बोला था कि ट्रांसलेशन मोशन है। अब जैसे देखो, अपन अगर कार्टेशियन की अगर बात करें, ठीक है, कार्टेशियन की, अब करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट किससे दिए जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड से दिए जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है,
एक्स एक्सिस में अपन कितना चले, एक्स चले, वाई में कितना चले, वाई, जेड में कितना चले, जेड। ठीक है। अब जैसे यहाँ से, और इसका ये जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बेटा, आर भी बोल सकते हो इसको, और वेक्टर फॉर्म में क्या बोला जाएगा, आर वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई के, वाई जे के, और ये कितना हो जाएगा, जेड के हो जाएगा ना। ठीक है। और मोड ऑफ अगर आर की बात करूं, और जिसको सिंपल आर बोला जाता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना होता है, जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। एक तरीके से ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही है। एक तरीके से क्या है, टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देख लो चाहे आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, टू पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखो, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट कैसे देते हैं, यही तो है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ तक। ठीक है, ये भी कर लो। अब जैसे देखो, ये आपको पूरा एक्सिस पे चलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, समझ गए क्या। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, आपको पता है ना क्यों लेते हैं ये ऐसे ही क्यों लिया जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे ही क्यों लिया जाता है, बताओ। राइट हैंड रूल होता है बेटा। क्या ऐसा होता है, देखो एक्स एक्सिस की तरफ अंगुलियां करो, ठीक है, वाई की तरफ मोड़ो, ये के पाएगा, फिर वाई की तरफ मोड़ो, ठीक है, जेड की तरफ करो, ये आई के पाएगा। आपका अंगूठा बाहर की साइड आना चाहिए। इसलिए हमेशा क्या लिए जाते हैं, एंगल सारे के सारे क्या लिए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। एंगल कैसे लिए जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमते हैं ये। ठीक है, ताकि ताकि क्या होगा, बोलो, अंगूठा बाहर की साइड आए। ठीक है, जनरलाइज जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड होगी। ठीक है ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। ठीक है, अगला देखो। अब जैसे मैं क्या करता हूं, ये है यहाँ पर कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर जो चेंजेस किए, एक्स एक्सिस में कितना चेंजेस किया, सपोज करो डी एक्स किया, एक्स एक्सिस इस साइड है, ये देखो यहाँ पर ये चेंजेस है मेरा, ये डी एक्स है बेटा, ये कितना चेंजेस है, डी एक्स है। ये वाई डायरेक्शन है, वाई के अंदर मैंने मान लिया डी वाई डायरेक्शन है, वाई के अंदर मैंने कितना मान लिया, डी वाई। और ये जेड है, जेड के अंदर कितना मान लिया मैंने, डी जेड है, जेड के अंदर कितना माना, डी। इन तीनों को एक साथ लिख दो, इन तीनों को क्या लिख दो, एक साथ लिख दो, आप लिखोगे। ठीक है, इसको बोला जाता है इनफाइनेटमल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको किससे लिखा जाता है, डी आई से लिख सकते हो, डी आई वेक्टर लिखते हैं। अब बताओ, अक्ष में मैंने कितना चेंज किया, डी एक्स चेंज किया। कौन सी डायरेक्शन में किया बेटा, एक्स केप डायरेक्शन में किया या आई केप में किया, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर वाई में कितना किया, वाई में कितना किया, डी वाई चेंजेस किया, डायरेक्शन कौन सी है बेटा, वाई केप है। ठीक है, जेड में कितना किया, डी जेड किया, डायरेक्शन कौन सी है, जेड केप। ये इनफाइनाइटमल डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ गया। ये जनरलाइज फॉर्म होती है वैसे। अब अगर मैं इसके इसके अंदर वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है जो भी डी आई अपॉन डी टी होता है, उसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डी आई अपॉन डी टी, तो इसका अगर अपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, आई के आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, और वाई कैप आ जाएगा, प्लस डी जेड अपॉन डी टी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड कैप आ जाएगा ना। इसको इसको क्या लिखते हैं, एक्स डॉट एक्स कैप लिख सकते हो, वाई डॉट वाई कैप लिख सकते हो, और जेड डॉट जेड कैप लिख सकते हो। ये वी वेक्टर आ गया, ये कितना आ गया, वेलोसिटी लिख सकते हैं इस तरीके से अपन। समझ में आ गया, या सिंपल यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है।
इसके अंदर जो चेंजेस आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में, ये देखो अक्स डॉट एक्स केप आ जाएगा, वाई डॉट वाई केप आ जाएगा, जेड डॉट जेड केप आ जाएगा। ये मैंने वेलोसिटी लिख दी, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहा हूं। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख दूं क्या? ठीक है। आपको एक बात बताऊं क्या? आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो बेटा, वी वेक्टर इक्वल टू, वी वेक्टर इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी बोलते हैं वी एक्स एक्स के, ये वाई कंपोनेंट है बेटा। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx है, और टाइम का मैंने क्या कर दिया? भाग दे दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया। ये वाई कंपोनेंट आ गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया वी जेड जेड के। ये वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है? ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ये वेलोसिटी के क्या है? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। समझ गए? अब मुझे क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी लिखना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बताओ। क्या बात, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर आप ऐसे लिखते हो, हाफ एम बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, दो वेक्टर का क्या होगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट होगा। दो वेक्टर का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो हाफ, और ये एम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये भी पुट कर, प्लस वाई डॉट वाई के, और प्लस जेड डॉट जेड के। ठीक है बेटा, और डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट एक्स के, वाई डॉट वाई कैप, और प्लस जेड डॉट जेड कैप। ये आ गए ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हाफ। अब देखो बेटा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 1। के डॉट के कैप कितना होता है? 1। और आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 0। ठीक है, समझ गए? ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है ना? तो यहां से देखो, ये बेटा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये क्या क्या बन जाएगा? एक्स डॉट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्स डॉट स्क्वायर, क्योंकि एक्स कैप डॉट एक्स कैप कितना हो गया? 1 होगा। अब एक्स कैप डॉट वाई कितना होगा? एक्स डॉट वाई कैप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो सिंपल लिख सकते हो वाई डॉट स्क्वायर, और ये क्या है? जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये क्या आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी आ गया। अरे आया नहीं आया? ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया? अब ये कितने कोऑर्डिनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर डॉट लग रहा है? आप बताओ कितने ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जिनके ऊपर डॉट लग रहा है? 3 कोऑर्डिनेट है। क्या कोऑर्डिनेट है? 3 कोऑर्डिनेट है। इनको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बेटा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और देसी भाषा में क्या बोला जाता है इसको? वेरिंग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिंग कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। वेरिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, और कितने ऐसे कोऑर्डिनेट हैं? 3 कोऑर्डिनेट हैं। कितने कोऑर्डिनेट हैं? ऐसे 3 कोऑर्डिनेट हैं। एक एक्स पे डॉट लग रहा है, एक वाई पे लग रहा है, और एक जेड पे लग रहा है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक नया नाम आया है अभी, आपने कभी नाम सुने? जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा कुछ नाम सुना है? मेरे को डाउट है आप पे। हम्म। बेटा, ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूं मैं, ये है क्लासिकल मैकेनिक्स का सब कुछ ही है, ऐसे समझ लो आप। देखो, मैं जाना तो यहां चाह रहा हूं, लग्रांजियन होता है। लग्रांजियन का नाम सुना है कभी? काइनेटिक एनर्जी माइनस है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लग्रांजियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। लग्रांजियन लिखने का एक तरीका है। ठीक है, लग्रांजियन लिखने का तरीका क्या है? टी माइनस वी होता है। अब जैसे आप जो पढ़ रहे हो, आप जो स्टूडेंट हो, वो नेट के या जेम के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एक ऐसी मैकेनिक्स होती है कि आप कोई भी, किसी भी सिस्टम का आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो विदाउट
यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ, विदाउट यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ। अपन यहाँ पर न्यूटन्स बात नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर लैग्रांजियन की बात करेंगे, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरा जैसे लैग्रांजियन लिखना आने लग गया, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका होता है बेटा, डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे और इक्वल टू जीरो। फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखी जाती है। फिर ये जो क्यू जे होता है इसको क्या बोला जाता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो मैं यहां जाना चाह रहा हूं, अब जाने दोगे या नहीं जाने दोगे बताओ। ये है मेरा मुद्दा, लास्ट मेरा अंतिम मुद्दा यहां पर जाएगा। मैं किसी भी, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अपन पढ़ रहे हैं क्लासिकल डायनामिक्स, तो अपन डायनामिक मोशन की बात करेंगे। डायनामिक मोशन की बात करोगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, या कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लग रहा है। और अपने पास में तीन ही सिस्टम होते हैं, अपने पास में कितने सिस्टम होते हैं, तीन ही होते हैं। कार्टेशियन, देखो कोई और ऐसी शेप बताओ, तो आपने कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल के कोई क्वेश्चन किए हो, कोई ऐसी शेप बताओ, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या नाम है, इनकी बात ना की हो। जो कोऑर्डिनेट वेरी करता है, जो कोऑर्डिनेट चलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। और अब आता है एक नया नाम आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक नया नाम क्या आएगा बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नंबर ऑफ जनरलाइज, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि, कि कितनी तरीके से वो फ्री है, क्या वो प्लेन में मोशन हो रही है, क्या वो 3D में मोशन हो रही है, क्या 1D हो रही है, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। अब जैसे अपने को कोई टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो ऊपर वाला जो मोशन आया है आपके पास में, उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तीन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसके अंदर, तीन है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तीन कोऑर्डिनेट पे डॉट लगा हुआ है, इसलिए तीन इसके पास में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने बेटा, तीन है, वो अक्स और वाई और जेड है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को तो बारे में बताना पड़ेगा आपको, अक्स वाई और जेड है। अब दूसरी एक चीज ये होता है, अब एक नया नाम और आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। एक नया नाम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई बताएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई बताएगा। पोटेंशियल एनर्जी V इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, बताओगे, बताओगे या नहीं बताओगे, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोलो उल्टा सीधा। आप बताओ, तुम बताओ बेटा, देखो आप ये सिंपल बोल रहे हैं, तुम बताओगे क्या, दिव्या और तुम्हारा नाम क्या है बेटा, एक ये दूसरी, तो नाम तो बताओ हेतिका। क्या। हेतिका। हेतिका। हाँ, अब ये तो बड़ा टफ काम है, ठीक है। तो ऐसे कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी आपको सिंपली बोलना है कि सर, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, क्या है, ओरिएंटेशन, स्थिति, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नंबर है ये, ठीक है। अपन जैसे पहाड़ है, पहाड़, पहाड़ जानते हो, हिल, ठीक है, उसके पास में एनर्जी होती है ना, वो किसकी वजह से है, वो खड़े होने की एनर्जी है, हाइट की वजह से एनर्जी है। और जैसे नदी होती है, जो डेप्थ वाली जो नदियां होती हैं उनमें ज्यादा तैरने नहीं देती है, नहीं देती ना, इसकी वजह से एनर्जी होती है, एमजीएस की वजह से एनर्जी होता है। तो जिनके पास में कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो तो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया, उसके अंदर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्या किस हाल में खड़ा है वो, किस हाल में, कितना बड़ा है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके पास में, तो ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बेटा एक्स वाई जेड हो गया। अब मैं इसको लैग्रेंजियन क्या लिखूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की कोटि, मतलब कितनी है इसके पास में, तीन है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपका लैग्रेंजियन क्या हो गया बेटा, अब आपका लैग्रेंजियन हो गया टी, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया टी माइनस बी लिखा था बेटा, टी बराबर हाफ, और ये लिख दिया मैंने एम एक्स डॉट स्क्वायर
प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये मैंने लैग्रेंजियन लिख दिया। ये किसका लैग्रेंजियन है बेटा? ये लैग्रेंजियन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ये किसके अंदर है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लैग्रेंजियन है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, अब लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ये देखो डायरेक्ट यहां से सवाल होते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे? डी बाई डी टी और डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू जे और इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएंगे। अब यहाँ पर क्यूजे एक बार क्या है बेटा? एक बार तो क्यूजे का नाम अक्स है, एक बार क्या है? वाई है, और एक बार क्या है? जेड है। तो जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं या जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। उतनी क्या होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो ये देखो पहला हो जाएगा डी बाई डी टी, एल क्यूजे की जगह क्या लिखते बेटा? एक्स डॉट डेल एल माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जीरो। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आ गई। दूसरी डी बाई डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, एक आ जाएगा बेटा डी बाई डी टी और डेल एल अपॉन डेल्टा जेड डॉट और माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ तक? इसमें दोबारा बताने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? क्यूजे है, क्यूजे की जगह बेटा अक्स लिखना है। क्यूजे की जगह क्या लिखना है? देखो अक्स डॉट लिख दिया, अक्स लिख दिया, वाई डॉट लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड डॉट लिख दिया, जेड लिख दिया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका है। ठीक है, और ये एमएससी प्रीवियस के अंदर जो लैग्रेंजियन होता है ना, डेराइव भी होता है। ठीक है, डेराइव होता है फॉर्मूला वहां पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है कि आप पहले सबसे पहले लैग्रेंजियन लिखिए, लैग्रेंजियन लिखने के बाद में क्या लिख दीजिए? इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए। अब यहाँ से सवाल आएंगे। सवाल कैसे आएंगे? सवाल कैसे आएंगे बोलो? आपको ऐसे कहते हैं कोई पार्टिकल फ्रीली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है और अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? ठीक है, तो आपको क्या करेगा कि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट काम का है। ठीक है, क्या कर रहा है? एक्स और वाई में नहीं कर रहा है। कोई कह देगा कोई पार्टिकल है वो प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव करते ही एक्स डॉट और वाई डॉट का वैल्यू आएगा, जेड का वैल्यू नहीं आएगा। इस तरीके से बातें बोलेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से सवाल हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख लीजिए। समझ रहे हो? कुछ कुछ करना आया क्या? ये तो बहुत सिंपल सा है वैसे तो। आया कि नहीं आया? अब करो इसको। ये लिखो, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लिख लिया? ठीक है, अब समझ में आ गया क्या? ये इतनी बात। अब देखो, अब ये एक सरफेस एलिमेंट भी होता है। हेडिंग दो, सरफेस एलिमेंट। अब अगर देखो अपने पास कैसा सिस्टम है? कार्टेशियन है, एक्स वाई और जेड। कोई भी अगर आप प्लेन लेते हो, एक्स वाई प्लेन लिया, उसके अंदर जेड कांस्टेंट होता है। उसके अंदर कितना कांस्टेंट होता है? जेड कांस्टेंट होता है ना? तो अब देखो सबसे पहले तो यही लिखना होता है कोई भी नंबर लिखते टाइम, डी एक्स एक्स केप डी वाई वाई केप और प्लस कितना होता है कि डी जेड जेड केप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डी एस एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डी एक्स डी वाई तो हो गया है। ठीक है, और जेड क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वही उसकी पर्टिकुलर क्या रहती है? डायरेक्शन रहती है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो सरफेस एलिमेंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? डी एक्स डी वाई और जेड केप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जेड कांस्टेंट है बेटा। ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन दिया, कोई भी आप प्लेन ले लो। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथ और ये क्या हो गया? ब्रेड।
और ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। जेड फिक्स हो गया क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, जेड में तो जा ही नहीं रहे। तो जो फिक्स होता है ना वही उसकी डायरेक्शन होती है। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, ये बोर्ड है, बोर्ड का लेंथ ये रहा और ब्रेड ये रहा, ठीक है। और डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है ना। तो जिसमें लंबाई है चौड़ाई उसमें तो नहीं है ना उसकी डायरेक्शन। तो इसके अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट मिसिंग होता है, वही पर्टिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है। वही पर्टिकुलर एरिया क्या होती है, डायरेक्शन होती है बेटा। ठीक। अब देखो डी एस वाई, बताओ वाई जेड का क्या लिखोगे, वाई लिख दो, जेड लिख दो बेटा, डी वाई डी जेड लिख दो। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अक्स कैप हो जाएगी। ठीक। और डी एस जेड एक्स लिख दो, जेड एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वाई कैप आ जाएगी। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वाई कैप आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, यहाँ तक ये वाला काम होगा। ये एरिया आ गए, ये क्या आ गए, तीन एरिया होते हैं पर्टिकुलर। आप जब अपन कर रहे थे ना सिलेंडर का एरिया कैसे होता है, ये सब चीजें यहीं से ही आएंगी। ठीक है, आ गए बस में। ठीक है, एक होता है बेटा वॉल्यूम एलिमेंट। एक क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। एक क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है आपका। तो वॉल्यूम एलिमेंट में क्या आएगा, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट को डीवी से लिखा जाता है बेटा। तो डी एक्स से डी वाई और डी जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स डी वाई और डी जेड, इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया, वो आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट, लिख लो। दूसरी चीज ये है, एक होता है, दूसरा होता है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडिंग दो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखो बेटा, एक कोऑर्डिनेट आर होता है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, थीटा होता है। एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर होता है, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, थीटा होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो आपने कभी देखी है क्या? देखो डिस्क, डिस्क की प्रॉब्लम, रिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्लेन के अंदर प्रॉब्लम सारी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही होती है। सारी किससे होती है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही होती है। ठीक है बेटा। अब जैसे ये वाला कोई पॉइंट मैंने पी लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, आर थीटा है। ठीक है। और ये क्या हुआ, ये तो आपका आर है। ओरिजिन से जो दूरी होती है वो क्या होती है, आर होती है ना। और ये एंगल कितना होता है बेटा, थीटा होता है। ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। समझ रहे हो यहां तक? ये देखो, ये एंगल थीटा होता है। ये भी क्या होता है बेटा, इसको पोलर एंगल बोला जाता है। पोलर एंगल में एंगल कहाँ से बनता है, हमेशा अक्स एक्सिस से बनता है। कहाँ से बनता है, अक्स एक्सिस से बनता है। ठीक है, ये आर हो गया और ये क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। समझ रहे हो यहां तक? ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया जाता है। ये कैसा एंगल लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट हैंड रूल। कैसा रूल, राइट हैंड रूल है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये एक्स होता है, ये क्या होता है बेटा, अक्स होता है, और ये क्या होता है, वाई होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अक्स का वैल्यू क्या होगा, इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा, आर कोस थीटा। पता है ये बात, कैसे लिखा, अक्स बराबर आर कोस थीटा कैसे आया, कैसे आया बताओ, कैसे आया बेटा? मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये लड़की ऐसे बता रही है मेरे को अक्स बराबर आर कोस थीटा आया। ठीक है, तो तुम कैसे कह सकते हो अक्स बराबर आर कोस थीटा आएगा? हाँ सिंपल। ठीक है, तो ये देखो बेटा, राइट, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कोस थीटा, कोस थीटा में क्या होता है, बेस, और अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। ठीक है, और ये बेस कितना है बेटा, बेस है एक्स, हाइपोटेनियस कितना है आर। तो एक्स बराबर कितना हो गया, आर कोस थीटा। एक्स बराबर कितना हो गया, आर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, बोलो, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, वाई, हाइपोटेनियस हो गया वाई बराबर आर साइन। वाई बराबर कितना हो गया बेटा, आर साइन थीटा। तो अब आपको क्या याद रखना है हमेशा, कि अगर कोई भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल अगर आता है, तो थीटा के सामने का जो कंपोनेंट होता है विथ हाइपोटेनियस, हमेशा कितना होता है बेटा, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। वाई बराबर कितना होता है, आर साइन थीटा होता है। एक्स बराबर कितना होता है,
आर cos थीटा होता है। समझ रहे हो यहां तक? अब ये आर क्या है? ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। आर क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्या आएगा इसका? वेक्टर फॉर्म बोलो, वेक्टर फॉर्म बोलो इसका। वेक्टर फॉर्म ऐसे बोलो, देखो बेटा, एक्स एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये क्या है इसकी? वेक्टर फॉर्म है। और मैग्नीट्यूड फॉर्म को सिंपल आर से लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखा जाता है इसको, या ऐसे भी लिखते हो, या सिंपल आर से लिखा हुआ है। सिंपल आर से अगर कोई लिखा हुआ नंबर अगर आ जाए तो वो आप समझ जाया करो ये मैग्नीट्यूड है, ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पर आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप और वाई कितना है? जे कैप है। समझ रहे हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप हो गया, आर ये हो गया। अब अगर मैं आर वेक्टर को आर और थीटा की टर्म में लिखना चाहता हूँ तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो, कर दूं क्या? तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आर कोस थीटा आई कैप और प्लस आर साइन थीटा, और ये कितना होता है बेटा? जे कैप। एक्स बराबर आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? आर कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप होता है। समझ रहे हो यहां तक? अब देखो अगला, तो ये आ जाता है बेटा आर वेक्टर अपॉन आर, इसको आर कैप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आर कैप। देखो आर को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आर कैप है। आर कैप का वैल्यू हो जाएगा कोस थीटा आई कैप, और ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आर कैप आ गया। ये कितना आ गया आपके पास में? आर कैप आ गया। समझ रहे हो यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब देखो ये आर कैप आ गया। और अब आर कैप क्या है? आर कैप ये है, ये आर वाली डायरेक्शन है, ओरिजिन वाली, ये ओरिजिन वाली डायरेक्शन है, आर केप है। आर केप है, ये देखो ये सारी आर केप है ये डायरेक्शन। ठीक है, ये आर केप है। आर केप हमेशा क्या बताएगा? जो भी आपने पोजीशन ली है उसकी डायरेक्शन बताएगा ये। आर केप ये वाली डायरेक्शन है। आर केप हमेशा ट्रांसलेशन से रिलेटेड नंबर होता है। किससे रिलेटेड नंबर होता है? ट्रांसलेशन से रिलेटेड नंबर होता है ये। ठीक है, तो हमेशा सीधा चलता है, जिस पोजीशन पे खड़े हो वहां से सीधा चलेगा ये। ठीक है, और आर वाली दिशा में चलेगा। अगर अक्स होगा तो अक्स कैसे चलता है? अक्स अपनी सीधी दिशा में चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्शन में चलेगा। समझ में आ गया? ये आगे हो गया। अब अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मेरा आर है और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा क्या है? थीटा है। ठीक है, तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हो? अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है? आर है, ये देखो, ये देखो, ये है, यहां से कितना बना रहा है? आर है। आर की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है? कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। समझ रहे हो? आपको एक बात का पता है, नहीं पता है, कि अगर जिस पॉइंट पे आप सपोज करो ये आप पॉइंट पी था बेटा, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या था? पी था। और ये थीटा ये वाला होता है, थीटा देखो ये वाला थीटा है इसका, इसके लिए थीटा क्या है? इस पॉइंट पे जो, इस पॉइंट के ऊपर अगर पोजीशन है तब तो थीटा ये वाला होगा। ठीक है, देखो सीधा टेंजेंट लगता है, सीधा टेंजेंट लगता है ये। इस पॉइंट के ऊपर आर कैप की डायरेक्शन ये वाली है और थीटा की ये वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां पर देखो बेटा अगला, यहां देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे कोई थीटा दे तो ऐसे चलेगा, ये थीटा कैप हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा कैप हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो थीटा ये हो जाएगा। थीटा हमेशा सीधा चलता है बेटा। आगे किसी भी पॉइंट पे बात करा, अगर मुझे इस पॉइंट पे बात करनी पड़े तो थीटा ऐसे होगा। समझ में आगे मेरी बात को? या इस साइड से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये घूम के आएगा। इधर साइड से ये क्या आएगा? पूरा घूम के आएगा बेटा। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे लगेगा ये। अब यहाँ पर ये दूसरी साइड से घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे सीधा लगता है। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आर और थीटा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आर केप और थीटा केप हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देखो 90 डिग्री बनाता है ये हमेशा, यहां से देख सकते हो आप, ये देखो 90 डिग्री बनाता है। अब अगर मैं आपको थीटा केप पूछूं तो थीटा केप का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे बताओगे आप? थीटा केप का वैल्यू कैसे बताओगे बोलो? थीटा केप का वैल्यू ऐसे ये थीटा केप है। अब थीटा केप का वैल्यू मुझे कहां से बताना है? मुझे एक्स एक्सिस से बताना है, क्योंकि मैंने आर केप का वैल्यू कहां से बताया था? एक्स एक्सिस से बताया था। तो थीटा केप का वैल्यू भी कहां से बताओगे? एक्स एक्सिस से बताओगे। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि आर केप और थीटा केप एक दूसरे के क्या होते हैं?
परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो, ये बेटा आर केप है आपका, ये क्या है आपका आर केप है, और ये आपका क्या है बेटा थीटा केप है। ये कितना है थीटा केप है। और मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपका ये जो अक्स एक्सिस है और यहां से ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, आर केप बना रहा है ना, ठीक है। और ये कितना है, ये है यहाँ पर 90 है, ये यहाँ पर कितना है 90 है। अब बताओ थीटा केप का वैल्यू कितना आगे चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं थीटा को 90 प्लस थीटा से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, थीटा को मैं क्या कर दूं 90 प्लस थीटा से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 प्लस थीटा। थीटा में क्या कर दूं 90 प्लस थीटा अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा थीटा केप बन जाएगा बेटा। तो थीटा के बराबर ये आता है कोस, और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है 90 प्लस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आई केप, और प्लस साइन, और ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा जे केप हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, आगे बात समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा के बराबर हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा क्या है बेटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आई केप, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा जे केप हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा थीटा केप। ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ गया? ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आर केप का वैल्यू, और एक क्या हो गया थीटा केप का वैल्यू। ये डायरेक्शन है। आपको थीटा अलग चीज है और थीटा केप अलग है। थीटा केप क्या है पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है। पर्टिकुलर किसको बताता है डायरेक्शन को बताता है। समझ रहे हो?